एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सारे के सारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोगों की भारी डिमांड पर मैंने लेके आई हूँ बच्चों आज का ये स्पेशल सेशन। तो बच्चों, हम सब की एक ही प्रॉब्लम है कि मैम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। बच्चों, न्यूमेरिकल्स अक्सर दो वजह से सॉल्व नहीं होते। पहली चीज़ तो ये कि हमें रूल्स ही नहीं पता है, हमें यही नहीं पता कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। बच्चों, सेकंड थिंग ये कि जब हमें फॉर्मूला और रूल्स नहीं पता होते हैं तो हम क्वेश्चन लगाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो बच्चों, पहला जो चीज़ है बेटा वो मैं आपकी कवर करा दूंगी कि आज की इस क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर 1 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेटा हर साल इससे सवाल आते ही आते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड स्टूडेंट है तो बेटा आपको फिर तो न्यूमेरिकल्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ राजस्थान बोर्ड वाले भी, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। और बच्चे, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, और इस चैप्टर से ना आए ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों, आपको आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट बेटा जी फॉर्मूला प्लस रूल्स आपको बता दूंगी, कहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, किसका मतलब क्या है। बच्चों, मतलब कंप्लीट जो जानकारी है बेटा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। पर बच्चों, सेकंड थिंग जो कि मैंने आपसे बोला कि आपको बेटा जी क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। तो बच्चों, मैं ये ट्रस्ट कर रही हूँ कि यार मेरे बच्चे जो भी इस सेशन को देख रहे होंगे वो कंप्लीट फॉर्मूला एंड रूल्स देखने के बाद अपने आप से क्वेश्चन लगाने जरूर बैठेंगे। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन सी वीडियो को। तो बच्चों सुनिए, सबसे पहले देखो इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है। तो बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत ही होती है परावर्तन से। बेटा, प्रकाश का परावर्तन क्या है। बच्चों, प्रकाश का परावर्तन ये होता है कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब बच्चों, परावर्तन के दो बहुत ही स्पेशल रूल हैं। बेटा, सबसे पहला बच्चों जो परावर्तन का बेटा नियम है वो बेटा जो मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ, आपको कल बता दे रही हूँ। बेटा, पहला रूल ये कहता है कि आपतित किरण, बेटा आपतित बेटा मतलब क्या होता है, आने वाली किरण। बेटा, परावर्तित किरण बच्चों इसका मतलब क्या है, टकरा कर जाने वाली किरण, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण। और बच्चों अभिलंब, बेटा अभिलंब, तीनों कहां पर बेटा होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। बेटा, तीनों एक ही तल में होते हैं। बच्चों, ये होता है हमारा पहला नियम। बच्चों, दूसरा नियम बेटा जी बहुत ही आसान है, जो कि क्या है बेटा, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी आपतन कोण होगा, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी परावर्तन कोण होगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, ये आप में से जो है मोस्टली बच्चों को शायद है कि नहीं पता होगा। बच्चों, ये होता है परावर्तन का स्पेशल केस। बच्चों, स्पेशल केस क्या है कि जब भी कोई प्रकाश किरण बेटा कैसी आ रही है, अभिलंबवत आती है, तो बेटा उसका परावर्तन उसी मार्ग में हो जाता है। यानी कि बेटा अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत आएगी तो वो उसी रास्ते में लौट के चली जाएगी। बच्चों, इस केस में क्या होता है बेटा, इस केस में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही बच्चों कैसे होंगे, जीरो होंगे, शून्य होंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अब आती है बात अपवर्तन की। बच्चों, परावर्तन के बाद बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपवर्तन। बेटा, अपवर्तन क्या होता है कि भाई जब भी प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं अपवर्तन। और अपवर्तन का कारण क्या होता है बेटा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन। चूंकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसलिए बच्चों चाल में परिवर्तन के कारण बेटा क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। बच्चों, इसके बेटा जी क्या है, दो रूल्स इसके भी हैं। बेटा, पहला रूल बच्चों मैं नहीं लिखवा रही हूं। बेटा, पहला रूल क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बच्चों, दूसरा नियम बेटा जी क्या है, बेटा सेकंड लॉ है स्नेल का नियम। बच्चों, स्नेल का नियम क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का ये नियम ये कहता है आपतित किरण की ज्या तथा अपवर्तित किरण का जो ज्या है उसका अनुपात एक नियतांक होता है। बच्चों, नियतांक बोले तो n, बेटा n बराबर होता है साइन i बटे साइन r। बच्चों, ये होता है स्नेल का नियम। बच्चों, स्नेल के नियम के जस्ट बाद हम पढ़ते हैं अपवर्तनांक को। असल में बच्चों जो ये n है बेटा ये क्या है, ये अपवर्तनांक ही है। बच्चों, इसे हम म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं अपवर्तनांक। बच्चों, n या म्यू
क्या होता है, मैंने आपको समझाया भी था अपनी क्लासेस में कि जिस प्रकार से परसेंटेज जो है किसी व्यक्ति की नॉलेज को दर्शाती है कि भाई 95% तुम्हें लगता है वो व्यक्ति ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, अगर 55% तुम्हें लगता है यार ये तो होशियार नहीं होगा। उसी प्रकार से बच्चों अपवर्तनांक क्या दर्शाता है, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल को दर्शाता है। बच्चों मैंने आपको इसका स्पेशल चीज़ बताई थी कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा बच्चों उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। यानी कि अगर म्यू ज्यादा है तो बेटा क्या होगा, प्रकाश की बच्चों जो चाल है बेटा, प्रकाश की चाल बच्चों क्या होगी, कम होगी। जिस माध्यम का अपवर्तनांक बच्चों कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी, तेज होगी। और बच्चों यही रीजन है बेटा, यही रीजन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और हीरे में जिसका अपवर्तनांक 2.42 होता है, अब बेटा जी प्रकाश की चाल सबसे स्लो होती है। बेटा मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज आज के इस लेक्चर के सेशन के नोट्स जरूर बना लेना और बच्चों इनको प्लीज अलग कहीं बना लेना, ये बहुत हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम के जस्ट पहले जो है पढ़ने में, बेटा बहुत हेल्प करने वाले हैं। आगे बच्चों बढ़ेंगे। बेटा अपवर्तनांक के जो फॉर्मूले हैं बच्चों बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए जब भी कहीं बच्चों अगर ऐसे दिया हो कि अगर आपको बेटा लेट सपोज कि आपतन कोड दिया है, अपवर्तन कोड दिया हुआ है और तब आपसे पूछे कि माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, बच्चों उस टाइम पर बेटा हम स्नेल का नियम ही लगाते हैं, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। एक बात बच्चों याद रखिएगा कि जो अपवर्तनांक है वो बच्चों क्या है, मात्रक विहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि बच्चों ये अनुपात है, इसलिए बेटा इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आगे बच्चों लोग बढ़ते हैं तो बच्चों इसमें पता चलता है सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। बच्चों सापेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, 1 और 2। बेटा मैंने आपको समझाया था कि जिसके सापेक्ष लिखा जाता है बच्चों उसे हम लोग फर्स्ट नंबर पे लिखते हैं और जिसका अपवर्तनांक निकालना होता है, बेटा मैंने आपको समझाया था जिसके एन जिसका, बेटा जिसका अपवर्तनांक जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होता है उसको सेकेंड नंबर पे लिखते हैं। जैसे बच्चों लेट सपोज आपसे बोले कि तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, आपसे बोले कि तेल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो बच्चों किसके सापेक्ष बोला गया है बेटा, तेल के सापेक्ष। बच्चों कहने का मतलब क्या है, तेल फर्स्ट नंबर पे आएगा। बेटा किसका निकालना है, कांच का, तो बच्चों किसका निकालना है, कांच का, तो बेटा ऐसे लिखेंगे हम लोग तेल एन कांच। अब बच्चों फिर से सुनना बेटा, इसके जो है दो फॉर्मूले होते हैं बेटा, जिसके एन जिसका, बच्चों दो फॉर्मूले हैं, बहुत ध्यान से देखना। बच्चों देखो अगर जो है हमें दोनों माध्यमों का वेग दिया है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल इतनी है, दूसरे माध्यम में प्रकाश चाल इतनी है, तो बच्चों हम लोग तब क्या करेंगे बेटा, तब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं v1/v2। बच्चों याद रखना कि यहाँ पर बेटा जो माध्यम आप रखेंगे बेटा उसके हिसाब से रखेंगे। जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे लिखा होगा उसका वेग यहाँ पर पहले ऊपर लिखेंगे, जो यहाँ पर सेकेंड नंबर पे लिखा होगा उस माध्यम का बेटा जो वेग है वो नीचे लिखेंगे। तो बच्चों ये पहला फॉर्मूला होता है। बेटा दूसरा फॉर्मूला होता है यदि जो है हमें दोनों ही माध्यमों के अपवर्तनांक दिए हों तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाता है, तब बेटा जी फॉर्मूला होता है μ2/μ1 या n2/n1। बेटा बात एक ही है, यानी बच्चों कहने का मतलब क्या है, जो बेटा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है बेटा उसे ऊपर लिखेंगे और बच्चों जो बेटा हमारा जो है पहले बेटा माध्यम का अपवर्तनांक है बच्चों उसे हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1n2 इक्वल्स बेटा क्या हो जाएगा n2/n1। यहाँ शायद बेटा यहाँ बेटा देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है टाइप करने में, तो बेटा दूसरे माध्यम का ऊपर आएगा और बेटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक नीचे आएगा। बच्चों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से बच्चों सुनिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक के बेटा बारे में सुन लीजिए। बेटा निरपेक्ष अपवर्तनांक असल में क्या होता है, बेटा निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है कि जब भी प्रकाश वायु से किसी माध्यम में जाए, जैसे बच्चों आपसे प्रश्न बोल दे कि प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है, तो बच्चों वायु के सापेक्ष जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है उसे कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। और बच्चों इसके लिए हम लोग अक्सर एक फॉर्मूला लगाते हैं n बराबर c/v। बेटा जहां पर n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है, c बच्चों क्या है, निर्वात में, बेटा c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसे बेटा हम सब जानते हैं कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है। बेटा कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बच्चों v क्या है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल। इस फॉर्मूले को हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया रहता है
और हमसे उस माध्यम में प्रकाश की चाल पूछे, या फिर हमें किसी माध्यम के चाल दी हो और हमें उस माध्यम का अपवर्तनांक पूछे, तब हम लोग n बराबर c/v फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डिटेल में बेटा अगर आपको पढ़ना है तो बच्चों आप लेक्चर में पढ़ सकते हैं, मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, बस आज बच्चों आप लोगों को फॉर्मूले बता रही हूँ, रूल्स बता रही हूँ। बच्चों आप जरा चलते हैं हम लोग चिन्ह परिपाटी की ओर। बहुत ध्यान से बच्चों सुनिएगा, क्योंकि ये जो रूल्स हैं बेटा अगर आपको ये नहीं आते होंगे तो बेटा दर्पण और लेंस सूत्र आपसे सॉल्व नहीं होगा और इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होंगे। बच्चों आपको ये याद रखना होगा कि हम लोग दर्पण में जो दूरियां लेते हैं बच्चों वो कहाँ से लेते हैं, दर्पण के ध्रुव से लेते हैं, और लेंस में जो दूरियां लेते हैं वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेते हैं। देखो बच्चों जितनी हमारी बाएं तरफ की बेटा जो दूरियां होती हैं उसे हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, दाएं अक्ष में बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है बच्चों सुनिएगा ध्यान से, बेटा वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे बच्चों, मैं डायरेक्टली आती हूँ। देखो बच्चों जो हमारी वस्तु की बेटा जो दूरी होती है, जो बेटा वस्तु होती है वो सदैव ही दर्पण के सामने या लेंस के सामने रखी हुई होती है। यानी कि बच्चों जो हम लोग वस्तु की बेटा दूरी लेंगे, बेटा वस्तु की बेटा दूरी कैसे बेटा, देखो ऐसे हम लोग लेते हैं, यानी कि कहाँ चल रहे हैं बेटा, बाईं ओर बेटा चल रहे हैं। तो बच्चों बेसिकली क्या होगा बेटा, वस्तु की दूरी सदैव नेगेटिव होती है, चाहे बच्चों आपका लेंस हो चाहे दर्पण हो, बेटा दोनों ही केस में क्या होगा, वस्तु की बेटा जो दूरी है वो नेगेटिव होगी। यहाँ बच्चों मैं लिख भी देती हूँ कि बच्चों जो यू है बेटा, है ना बेटा, जो वस्तु की दूरी है इसे हम लोग यू से प्रदर्शित करते हैं, और वस्तु की जो दूरी होती है वो सदैव ही क्या होती है, नेगेटिव होती है, चाहे कोई सा भी दर्पण हो चाहे कोई सा भी लेंस हो। आगे बच्चों बात आती है हमारे जो है दो दर्पणों की। हमारे पास दो दर्पण है, एक है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की बच्चों फोकस बेटा, मुख्य फोकस होता है वो किधर होता है बेटा जी, बाईं ओर होता है बेटा, बाईं ओर होता है। अब बच्चों चूंकि अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है वो बाईं ओर है, इसलिए बच्चों जो फोकस दूरी होती है अवतल दर्पण की बच्चों वो कैसी होती है बेटा, निगेटिव होती है। बच्चों हमारा जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण की बच्चों जो मुख्य फोकस होता है वो दाईं ओर होता है, इसलिए बच्चों उत्तल दर्पण में लिखा हुआ है प्रॉपर कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी निगेटिव होती है, क्योंकि बच्चों जो फोकस बिंदु है वो बाईं ओर स्थित होता है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी बच्चों कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि बच्चों उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो दर्पण के दाईं ओर स्थित होता है। बच्चों अवतल लेंस, अब बेटा बहुत ध्यान सुनिएगा, वैसे तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अवतल दर्पण, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अवतल दर्पण व उत्तल लेंस जो है एक जैसा व्यवहार करते हैं, तो बच्चों लेकिन यहाँ पर जो बेटा फोकस दूरी है उसमें डिफरेंस आ जाता है। बच्चों अवतल दर्पण व अवतल लेंस बेटा दोनों की ही जो फोकस दूरियां हैं वो निगेटिव होती हैं, जबकि बच्चों इसी के विपरीत बेटा क्या होता है, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। चूंकि बच्चों जो हमारे लेंस की क्षमता है बेटा वो फोकस दूरी पर निर्भर करती है। अब चूंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव है, इसलिए बच्चों क्या होता है, अवतल दर्पण अवतल लेंस की बेटा दी क्या होती है, क्षमता भी निगेटिव होती है। उत्तल लेंस की बच्चों फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, इसलिए उत्तल लेंस की बेटा जो शक्ति होती है, जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों जो है वो ये है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट है वो ये है कि अवतल दर्पण के लिए बेटा, अवतल दर्पण तो अवतल दर्पण छोड़ दीजिए, अवतल लेंस की बात करते हैं, है ना। दर्पण में तो बेटा जी क्या है, अलग अलग स्थितियां हैं, तो उसके लिए हम लोग जब बेटा प्रतिबिंब दूरी निकालते हैं तो अलग अलग निकलेगी। पर बच्चों अवतल लेंस में बेटा जी क्या होगा, वस्तु की दूरी और बेटा प्रतिबिंब की दूरी बेटा जी क्या होती है, दोनों ही निगेटिव होती हैं, क्योंकि अवतल लेंस के बेटा केस में क्या होता है कि जो बच्चों हमारी वस्तु है वो तो लेंस के सामने रखी ही होगी, पर जो प्रतिबिंब बनता है बेटा वो भी बाईं ओर ही बन रहा होता है। तो अवतल लेंस के लिए बच्चों यू और वी दोनों निगेटिव होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बच्चों बढ़ेंगे, अब बेटा बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले की, जो कि है फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। बेटा इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान है बच्चों, याद रखिएगा बेटा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या हम ये कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। बच्चों पहला फॉर्मूला है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला है दर्पण सूत्र। बच्चों दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, जहां पर बच्चों f क्या है, दर्पण की फोकस दूरी है, v बच्चों प्रतिबिंब की दूरी है, और u बेटा क्या है, वस्तु की दूरी है। याद रखना बच्चों, u उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए ही निगेटिव होगा, जबकि बच्चों जो फोकस दूरी है वो अवतल दर्पण की जो है निगेटिव होगी और उत्तल दर्पण की पॉजिटिव होगी। बात करते हैं बच्चों लेंस सूत्र की, तो
बच्चों लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। बच्चों जो हम लोग यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं वो चिन्हों के साथ रखते हैं, इसलिए बेटा चिन्ह पता होना बहुत ही जरूरी है। बच्चों आगे बढ़ेंगे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रेखीय आवर्धन के बारे में बात करते हैं। बच्चों देखिए, वैसे तो बेटा हमारा जो आवर्धन होता है वो और कुछ नहीं बेटा बल्कि प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार होता है। यानी कि जो आवर्धन है वो और कुछ नहीं बल्कि बच्चों क्या बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार का छोटा है या वस्तु से बड़ा है। आखिरकार जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु के कंपैरिजन में कैसा बना हुआ है, ये बताता है बच्चों रेखीय आवर्धन बेटा। लेकिन बच्चों इसके लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, क्योंकि बच्चों जो आवर्धन है वो बेटा जी जो है वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी पर भी निर्भर करता है। बेटा ध्यान से देखिएगा, ये तो एक कॉमन फॉर्मूला हो गया बच्चों, ये तो एक कॉमन फॉर्मूला हो गया। पर अगर हम लोग बेटा बात करें दर्पण के लिए, तो बच्चों दर्पण के लिए जो आवर्धन का फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है m बराबर माइनस का v/u। जबकि बच्चों अगर हम लोग बात करें लेंस के लिए, तो बेटा लेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है m बराबर v/u। यानी कि बच्चों यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं होता है, बल्कि बच्चों यहाँ पर क्या है, निगेटिव होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो दोनों के लिए ही कॉमन है, जो दोनों के लिए ही है बच्चों। हम लोग बेटा जो दर्पण का आवर्धन है उसको देख करके बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट बताने वाली हूं। यदि आवर्धन का जो चिन्ह है, जब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, अगर आवर्धन का चिन्ह बच्चों क्या निकला, निगेटिव निकला बेटा, इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी है, वास्तविक तथा उल्टा है। यदि आवर्धन का चिन्ह क्या हुआ, धनात्मक निकला बच्चों, इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों बता रही हूं, इसको प्लीज याद रखिएगा, अदरवाइज बच्चों आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे बेटा। इसके अलावा यदि आवर्धन क्या है बेटा, इसकी वैल्यू अगर 1 आई है बेटा, इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब का आकार बेटा क्या है, वस्तु के आकार के बराबर है। वस्तु के आकार के बेटा जी क्या है, बराबर। यहाँ मैं सीधे बेटा लिख सकती हूँ कि I और O क्या है, बराबर है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु आकार बेटा जी क्या है, बराबर है। यदि बच्चों आवर्धन का मान क्या है, 1 से बड़ा है, अगर बच्चों 1.3, 1.5, 2, 3, अगर आवर्धन की बेटा वैल्यू ऐसे निकलती है जो 1 से बड़ी निकलती है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो क्या है, वस्तु से बड़ा है। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है। यदि बच्चों आवर्धन की वैल्यू 1 से छोटी होती है, लाइक बच्चों 1/3, 1/2, 0.2, 0.3, तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब है बेटा वो क्या है, वस्तु से छोटा बना है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है। बच्चों ये जो है आवर्धन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं, और बेटा ये इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि बच्चों हम लोगों से प्रश्न पूछेगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार बताइए। तो बच्चों प्रकृति और आकार हम आवर्धन को देख करके ही ज्ञात करते हैं। बच्चों लास्ट है लेंस की शक्ति, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। बेटा P बराबर 1/f होता है। यानी बच्चों जो लेंस की शक्ति होती है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। बहुत बच्चों ध्यान सुनिएगा बेटा, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो फोकस दूरी है उस पर ही निर्भर करती है लेंस की शक्ति। तो इसलिए बच्चों क्या है, चूंकि जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी निगेटिव होती है, इसलिए अवतल लेंस के लिए क्या होगा बेटा, जो शक्ति या क्षमता है वो क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। बेटा उत्तल लेंस के लिए जो देखो फोकस दूरी क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए उत्तल लेंस की जो शक्ति होती है, जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। बच्चों याद रखिएगा कि लेंस बेटा देखो जो शक्ति का बेटा जो डायोप्टर जो मात्रक है लेंस की, बच्चों क्षमता का जो एसआई मात्रक है बेटा वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। बच्चों क्या होता है, डायोप्टर होता है। पर बच्चों याद रखना कि डायोप्टर तभी होगा जब बच्चों फोकस दूरी किस में होगी, जब फोकस दूरी मीटर में होगी। मैंने आपको बताया था कि यदि बच्चों अगर हमें क्या दिया हो, अगर बेटा जी हमें जो है फोकस दूरी बच्चों किस में दी गई हो, सेंटीमीटर में दी हो, अगर बच्चों फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हो तो आप 100/f लगा सकते हो। बच्चों ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। एक और लिख लो बच्चों, यहाँ पर बहुत बड़ा आपसे अक्सर पूछ लेगा कि 1 डायोप्टर किसके इक्वल होता है बच्चों, तो 1 डायोप्टर 1 मीटर इनवर्स के इक्वल होता है। बेटा बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो बच्चों ये थे सारे जो बेटा कंप्लीट फॉर्मूले थे जो कि बेटा जी हमारे जो है चैप्टर नंबर 1 के थे। इससे बाहर बच्चों कोई भी आपसे न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोग जो है इन सभी फॉर्मूलेस को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, अलग से लिख लेंगे। और बच्चों अगर आपको और डिटेल में स्टडी करनी है तो बेटा दहाड़ बैच बच्चों 3.0 आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बच्चों इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं जिसमें आपके सभी फेवरेट टीचर्स पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों आपको यहाँ पर वो सब मिल रहा है जो बेटा जी आपको
आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनाएगा। बाकी बच्चों कमेंट करके ये मत भूलना बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। साथ ही साथ बच्चों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगली वीडियो आपको जो है किस टॉपिक पर चाहिए। बच्चों मैं जरूर लेकर के आऊँगी आपके लिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा है, क्या आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, या अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, सो दैट कि हम उसको क्लासेस में कवर कर पाएँ। और बच्चों अगर ज़्यादा होगा तो मैं एक अगली वीडियो भी लेकर के आ जाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पढ़ोगे अच्छे से, और बस यही बच्चों दुआ है कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, बस बोर्ड एग्जाम में टॉप करो, और क्या ही चाहिए, बस अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। तो बच्चों मैं मिलूंगी आपसे इसी जो है जोश और इसी प्यार के साथ, इसी एनर्जी के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।